नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। एपीओ प्री एग्ज़ाम जो 19 जनवरी को कंडक्ट होना और मेंस एग्ज़ाम जो शायद 1 जून को या 1 जुलाई को कंडक्ट होना है, उसको लेकर मैं एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सिलेबस है जो आपका लॉ का है। हिंदी इंग्लिश के संबंध में सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि देखो, प्री के अकॉर्डिंग पढ़ो। हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस पे अगर मैं बात करूं तो 50 नंबर का मेंस में हिंदी आएगी और 50 ही नंबर का मेंस में इंग्लिश आएगा। ठीक है, दोनों चीजें 50-50 नंबर की आएगी और दोनों का पैटर्न एक ही है। जो आप RAS मेंस का जो पैटर्न है, RAS मेंस में 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश का मेंस का पेपर होता है। सेम वही टीम, वही लोग, वही पैटर्न। जो RS के लिए पेपर बनाते थे वही आपके लिए पेपर बनाएंगे मेंस का। वही टीम चेक करने वाली होगा, वही पैटर्न होगा। तो RS मेंस वाला जो 50-50 नंबर का 100 नंबर का इंग्लिश का मेंस में होता था, सेम यही मेंस में होगा। प्री में वही है जो आपने RJS में हिंदी पढ़ी है, वही APO में पढ़नी है। बस APO में हिंदी इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि RPSC के पास क्वेश्चनों की लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। कि उसको आप कह सकते हो कि वो सालों से हिंदी इंग्लिश के पेपर करा रही है, तो उनके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा संख्या में। तो फिलहाल 19 जनवरी तक मेरा यह कहना है, प्री के अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश पढ़ें। और प्री के अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश में आप सेल्फ तैयारी भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि कहीं से छोटी मोटी कोचिंग्स लेनी चाहिए, वो ले लो। मेंस के लिए अभी हिंदी इंग्लिश की कोचिंग ना लें। ऐसा मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि देखो, अभी कोई भी सीरियस होकर आपको मेंस की तैयारी नहीं करा रहा होगा। जो भी बैच शुरू किए हैं, चाहे अदरवाइज मैं किसी भी टीचर्स का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने भी कर रखे हैं लॉ के फील्ड में, मैं जानता हूं कौन कौन टीचर्स हैं जो 8-8, 10-10, 11-11 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये लेकर एक सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। पर मेरा यह कहना है कि आप जैसे 19 जनवरी को पेपर हो जाए, उसके बाद आपको मेंस के अकॉर्डिंग 3 महीने में सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और आप वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। अभी का टाइम आप हिंदी इंग्लिश को केवल प्री के अकॉर्डिंग से पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा समय लॉ पर फोकस करें। ठीक है, बट हिंदी इंग्लिश प्री को सेलेक्ट कराने में अच्छा मेजर रोल प्ले करेगी, इसलिए ये भी साथ में तय रखें कि प्री तक आपको कम से कम आज से रोजाना 1-1 घंटा हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। एक बेटर ऑप्शन हिंदी में मैंने देखा है कि एक सहदेव चौधरी करके एक टीचर है, सहदेव चौधरी। उनके काफ़ी टॉपिकों पे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पर, और एक 200 क्लासें हैं जिसमें रोज़ वो 50 क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। वहाँ सोल्व कराते हैं क्वेश्चन, तो उसमें कंसेप्ट भी बताते हैं कि इसका आंसर A नहीं होकर B क्यों नहीं आया। तो वो 150-200 क्लासों की एक पूरी सीरीज है सहदेव चौधरी की। आप ये हिंदी में इसका सहारा ले सकते हैं कि आपने अगर टॉपिक खुद से तैयार कर लिया है, यूट्यूब से भी आपने पढ़ा है हिंदी के टॉपिक, एक टॉपिक पे हज़ारों क्लासें, किसी भी तरीके से पढ़ लो। सबका पढ़ाने का मैनर अच्छा होता है, बुरा किसी का नहीं होता। तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लो प्री के अकॉर्डिंग सिलेबस, और मेंस की क्लासें प्री क्लियर होने के बाद ज्वाइन करो, और 3 महीने में हिंदी इंग्लिश के दोनों के सिलेबस हो जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश को लेकर क्लियर रहो कि अभी मेंस के अकॉर्डिंग कोचिंग नहीं करनी है, केवल प्री के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो आपका सिलेबस है उसको प्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश को भी आप देख लो, इंग्लिश में भी काफ़ी टीचर्स ठीक है। एक तो रवि मौर्य क्या आता है उत्कर्ष का, वो भी ठीक टीचर है। सूर्य सर हैं लॉ प्रेप वाले, वो भी ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं। जहाँ से अभी आप पढ़ते हो, कोर्स मत लेना अभी, केवल और केवल प्री के अकॉर्डिंग 1 महीने का 2 महीने का जो भी कोर्स करा रहे हैं वो चीज़ ले लो। मेंस के अकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि इस टाइम कोई भी मेंस की तैयारी बहुत सीरियस होकर नहीं करवा रहा। आपका समय भी बेकार होगा, आप उस प्रोसेस में भी फंसोगे। जब आप प्री क्लियर हो जाओगे तब 3 महीने के लिए आराम से मेंस के कोर्स ले लेना। ठीक है, अब RJS पर फोकस करते हैं, सॉरी APO पर बात करते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक का आप मेजर पोर्शन देखोगे APO लॉ का, तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एक्ट हैं, इनमें मिला के कुल मिला के धाराएँ होंगी
250 के आसपास या 300 के आसपास, और ये हमारे सिलेबस पर मेजर रोल अदा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप यहाँ का वेटेज देखोगे तो यहाँ 511 धाराएं, 484 धाराएं, 167 धाराएं, लगभग 1200 के आसपास सेक्शन है। तो 1200 सेक्शन यहाँ पर है मेजर रोल, और ये 300 सेक्शन का एक माइनर रोल है। अगर अगले 3 महीने की बात करूं, हमने 3 महीने 2 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू होगी, 2 अगस्त से लेकर और 31 अक्टूबर तक आप 90 दिन, इट मीन्स 3 मंथ, केवल और केवल 1200 सेक्शन पर फोकस करो और 3 ही बुकों को करो। कौन कौन सी? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और आप 1 नवंबर से लगभग आपके पास 80 दिन बचेंगे प्री एग्जाम के। उस दौरान आपकी तैयारी का मोड चेंज करके सारा सिलेबस पढ़ें और प्री की तैयारी करें, केवल और केवल प्री की तैयारी करें अगले 80 दिन 1 नवंबर से। तो अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, 3 महीने में आपको केवल 3 सब्जेक्टों को डील करना है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। दूसरी बात, आईपीसी टेक्निकल सब्जेक्ट है और आईपीसी में बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि एपीओ आपका काम होता है चार्ज लगाना, उसके बाद उस पर चार्जों पे एविडेंस लाकर सरकार की तरफ से उस एक्यूज को कन्विक्ट करवाने के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है, और वहाँ आपका आईपीसी में सारे सेक्शंस पर कमांड होना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, जिस प्रोसीजर्स के थ्रू आप कन्विक्ट करवाते हो वो प्रोसीजर सीआरपीसी में, और जिस एविडेंस के थ्रू आप कन्विक्शन की स्टेज तक जाते हो वो एविडेंस एक्ट में। तीनों एक्ट प्रैक्टिकल जीवन में एपीओ के लिए हर दिन इनसे आमना सामना होता है। तो मेजर पोर्शन जो आपके सिलेबस का है वो इन तीनों एक्ट से कवर होगा, और यही आपके पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के क्वेश्चन इतने अच्छे हैं। हमारा काम अगले 3 महीने में इन 3 सब्जेक्टों पे अप्रोच बनाना। अप्रोच 2 प्रकार से बनेगी। पहली अप्रोच की बात करूं तो एक होती है थ्योरी पे कमांड, थ्योरी पर कमांड होना। थ्योरी पर कमांड का मतलब है लैंग्वेज लर्न होनी चाहिए, और लैंग्वेज लर्न का एक ही साधन है कि रोज 10-10 सेक्शन लर्न करते जाओ। लर्न करने का सिंपल सा तरीका है, देखो आपने कोई धारा है उसको 10 बार देख लिया, आपने किसी सेक्शन को 10 बार रीड कर लिया किसी धारा को बैठकर, फिर उसको अपने मन में मनन करने का प्रयास करें, अपने मन में बोल के देखेंगे। आपको उस धारा को जहाँ तक बोल पाते हो वहाँ रुक जाते हो, वहाँ से वापस चेक करो क्या लिखा था, उसको देख लिया फिर बोल लिया, फिर दोबारा आंख बंद करके बोलने का प्रयास करो, फिर जहाँ रुक जाते हो वहाँ से बैरेट खोल के देख लो क्या शब्द था। ऐसे करके आपको तब तक बोलना है जब तक उसको बिना देखे आप 5 बार लगातार नहीं बोल लेते। और आपने बिना देखे 5 बार लगातार बोल ली तो आपका कार्य ये है कि जब भी कोई सेक्शन लर्न करते हो, जैसे 1 से 10 तक का सेक्शन आपने लर्न किया आज, तो सेक्शन 1 बोल के देख लिया, अब सेक्शन 1 को बढ़िया से बोल के देख लिया, 5 बार बिना देखे बोल के आपने चेक कर लिया। सेक्शन 2 पर आए, 2 को बोल के देख लिया 5 बार बिना देखे, तो फिर आप 1-2 के साथ फिर तीसरा। जब भी आप क्वेश्चन रिपीट करते हो तो सेक्शन 1 से शुरू करें, लर्न कर लेते हो सबको कंप्लीट, फिर 1 से 10 तक एक साथ बोलने का प्रयास करें। ऐसा आपको आज अगर आपने 1 से 10 तक का लर्न किया है, कब? 2 डे, तो इसको लगातार 7 डे तक रिकॉल भी करना है। 7 दिन तक उठते हैं सबसे पहले 1 से 10 तक वाले सेक्शन रिकॉल करके देखने। अगले दिन आप 10 से 20 भी कर लोगे तो आप 1 से 20 तक वाले रिकॉल करके देखें। अगर आपने 7 डे तक कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो किया, इसका मतलब ये आपको अगले 2-3 सालों के लिए लर्न होगी, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। लर्न करने का यही मैटर है, इसको मनन करना कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को आप मन में बार बार दोहराओ और मनन करना। ड्यूरिंग स्टडी टाइम्स पुलिस लाइन में कभी टिफिन लेने जाते थे तो हम उस समय क्या करते थे कि
जाते आते वक्त उन धाराओं की हेडिंग्स को याद करते हुए जाते थे। 1 में क्या लिखा था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 4 की हेडिंग क्या थी, 5 की क्या थी। मतलब हेडिंग्स वहाँ जाते आते में याद करने का एक अच्छा समय का यूटिलाइजेशन हो जाता था। कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखेगा तो पागल घोषित कर देगा, मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति इस दुनिया में पागल ही है, ठीक है। कोई खुद के लिए पागल है, कोई जॉब के लिए पागल है, कोई अन्य उद्देश्य के लिए पागल है, पागल है ही। और जो व्यक्ति किसी के लिए पागल नहीं है वो संत बन जाता है, ठीक है। यही फर्क होता है। तो एक तो थ्योरी पे कमांड बनानी, दूसरी कंसेप्ट पे कमांड। कंसेप्ट का मतलब इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हो सकती, या तो इलिस्ट्रेशन हो सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम बन के आए इलिस्ट्रेशन बेस, या इसको प्रॉब्लम बेस कह दूँ। दूसरा कोई कंसेप्ट लगता हो लोगों का। जैसे एक कंसेप्ट पे बात करें कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो कॉम्पिटेंट नहीं होता किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो कॉम्पिटेंट नहीं था और उसने संज्ञान ले लिया और ट्रायल करके कन्विक्शन कर दिया। क्या ये निर्णय दिया ये वैध होगा या अवैध होगा? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखोगे ऐसी जो भी जजमेंट होगा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, नल एंड वॉइड होगा। दूसरी चीज कि मैं एक ऐसा जज के रूप में ट्रायल कर रहा था जहां मेरे को ज्यूरिडिक्शन नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरी अपनी अधिकारिता में ये मामला मर्डर वाला होना चाहिए था, तो मर्डर को छोड़ो, ग्रीवियस हर्ट को सिंपल हर्ट था, उपपत्ति जिसको बोलते हो, उस उपपत्ति के मामले में मैंने किसी पास वाले जज की मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में आता था, उसकी जगह खुद उसका कॉग्निजेंस लेके ट्रायल कर दिया। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे थाने के अंदर आता, उसके थाने के अंदर, मैंने लेके उसका ट्रायल कर दिया, सजा कर दी। मतलब ज्यूरिडिक्शन का एरर था यहाँ। इस एरर के बाद भी क्या होगा कि यहाँ पर जो मैंने सजा दी है वो नल एंड वॉइड नहीं होगी, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे एरर्स को आईपीसी में सीआरपीसी में सुरक्षित रखा है। और ये चीज़ें आप सीआरपीसी की सेक्शन 465 पढ़ोगे, वहाँ लिखी होगी, ठीक है। कोई भी अनियमितता इरेगुलरिटीज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब तक उसके कारण फेलियर ऑफ जस्टिस या न्याय की विफलता नहीं हुई है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बात समझ गए कि कंसेप्चुअल इलिस्ट्रेशन बेस्ड दोनों चीज़ें करनी है। ये होगी कहाँ से, कौन इनको लाकर देगा? 2 एस्पेक्ट है। अभी मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि मैं क्या करवाने वाला हूं, और दूसरा आप क्या करोगे, इस दोनों पे बात करते हैं। 2 अगस्त से क्लासेस शुरू होनी है एज पर। यहाँ 2 क्लासेस शुरू करने की मेरी प्लानिंग से, एक सीआरपीसी जो मेरे साथी पढ़ाएंगे, एक में एविडेंस एक्ट शुरू करूंगा। मैं एविडेंस एक्ट को विद इन अगस्त खत्म करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में आईपीसी पे आ जाऊंगा सितंबर से, 1-2 सितंबर से आईपीसी से आ जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में आईपीसी को फिनिश अप करेंगे। मेरे साथी सीआरपीसी चलाते रहेंगे, वो 2 महीने में करते हैं, तो उसके बाद जेजे एक्ट शुरू कर देंगे। तो मैं 2 क्लासें विद 1 चलाने की प्लानिंग्स के साथ बैठा हूँ, अगर कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती है जीवन में तो, ठीक है। अब आपका काम है कि आप ड्यूरिंग इन दोनों सब्जेक्टों के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? प्रॉब्लम घर बैठे तो आती नहीं है, प्रॉब्लम को भी आमंत्रित करना पड़ता है। प्रॉब्लम को आमंत्रित करने के 2 साधन हैं। पहला तो है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक्स में तो सिर्फ इलिस्ट्रेशन मिलते हैं, उन इलिस्ट्रेशन से हमारा काम नहीं चलता। उतने इलिस्ट्रेशन तो आप लो फाइटर में भी देख लोगे जितने वहाँ मिलते हैं। बट आप ऑल जुडिशरी के पेपर उठा के देखोगे, ऑल जुडिशरी के पेपर, तो हर पेपर का जो नेचर होता है बनाने का, उसमें ऐसा होता है कि अगर 22-23 क्वेश्चन दिए हैं तो केवल 15 पेपर ही थ्योरी पे बेस होते हैं। बाकी पेपर्स कैसे होते हैं?
कंसेप्चुअल होते हैं, मतलब 10-12 क्वेश्चन ही थ्योरी पे बेस होते हैं, बाकी 5-7 क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं। तो ऑल ज्यूडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व करें और वहाँ देखिए कहाँ कहाँ ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट लैंग्वेज से नहीं मिला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्प कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए एक तो आप जा सकते हैं, लिंकिंग लॉ है जो तनसुख पालीवाल जी का, उस पर ऑल ज्यूडिशरी करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ प्रत्येक ज्यूडिशरी के प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं, वो पेपर डाउनलोड करके लगाते रहें, अपने हिसाब से देखते रहें। दूसरा एक ऑप्शन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही ऐसा कोई गाइड वगैरह आपको रेफर कर पाऊँ या कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे पाऊँ जिससे आप उनको बैठ के सोल्व करते रहें, निकालते रहें। तो आप कंसेप्ट पे काम करने का खुद प्रयास करेंगे और डायरेक्ट लैंग्वेज पे लर्न करने का प्रयास करेंगे। हमारा काम सेक्शन को पढ़ाना, समझाना और वहाँ से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पर चर्चा करना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसका ये आंसर हो सकता है, वो चीज़। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले 3 माह में, अगले 3 मंथ की स्ट्रेटजी में शेयर कर रहा हूँ, उस दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं मेंस के पर्पज से या प्री के पर्पज से, प्री को तो छोड़ दो एक बार, अगर मेंस के पर्पज से आपको सारे आंसर आते हैं मतलब प्री के पर्पज से आते हैं, मेंस के अंदर प्री हमेशा इंक्लूड होता है। तो अगले 3 महीने में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट का हर पन्ना, हर शब्द पे अच्छी तरह से जाओ, मेहनत करो। अगर 3 सब्जेक्टों को 3 महीने के अंदर आपने पास कर लिया, अच्छे से क्लियर कर लिया मेहनत करके, तो एपीओ प्री की तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, बहुत इजी एग्जाम होगा वो। मेंस भी आप इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जिनको कंसेप्ट क्लियर होते हैं उनको डायरेक्ट लैंग्वेज लर्न नहीं होती, और जिनको डायरेक्ट लैंग्वेज लर्न होती है उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। आपको दोनों मामलों में परफेक्ट बनना अगले 3 महीने। तैयार हो, मेहनत करो और इस चीज़ से जूझो, ठीक है। दूसरी बात, क्लासें मैंने आपको बता दी, 2 अगस्त से आपकी क्लासें स्टार्ट हो रही है और हो सकता है 2 अगस्त को देर रात तक अपलोड हो, क्योंकि थोड़ा सा मौसम खराबी जयपुर में हुई है और जयपुर में होने के कारण मेरी जो जयपुर वाले हैं वो एक टेक्निकल एरर भी बता रहे हैं कि लाइट वगैरह नहीं आ रही है कई इलाकों में। तो हो सकता है 2 की रात को, 3 को, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन बाद से भी बैच शुरू होगा तो ठीक है। प्रॉपरली ये टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग में बाद में कभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी एक बार आप पढ़ने का प्रयास करें, अगले 15-20 दिन यही प्रयास करें, उसके बाद में टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बात करूंगा कि कुछ क्या तैयारियां टेस्ट सीरीज को लेकर है, प्री और मेंस को लेकर, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तैयार हो, पहले हम सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को डील करेंगे, उसके बाद सितंबर से हम आईपीसी को डील करेंगे। हो सकता है आईपीसी मैं खुद स्वयं पढ़ाऊँ, या हो सकता है कि एपीओ मैम है वो एग्री हो जाए, उनसे अभी देखो फाइनल तो नहीं हो पाया, पर मेरा प्रयास है कि उनको मना पाऊँ इस रिगार्डिंग कि वो आपको पढ़ाएं। जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब आपका सिलेबस पर इतना सा फोकस है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट पूरा करना है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो अगले 80 दिन में, क्योंकि ये 3 चीज़ें तो आप 3 महीने में कर ही लोगे, अभी आपको अक्टूबर तक फ्री कर दोगे इसको, तो अगर फिर को किसी को लगता है कि अगले 80 दिन में वो इन चीज़ों को डील नहीं कर पाएगा, तो भैया सभी पढ़ लो। मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है, हर व्यक्ति की अपनी निजी स्ट्रेटजी होती है कि उसकी क्षमताएँ क्या है, उसको अपना लेवल पता होता है, उसको अपना तैयारी करने का मैनर पता होता है, कितने घंटे पढ़ता है, कितना याद रह पाता है, सबकी अलग समस्या है। फिर भी मेरा ये मानना है 20, 28 और 31, 46 कितने सेक्शंस हो गए, ये लगभग हो गए 69, 70, 90, 97 सेक्शन तो यहाँ हो गए। उसके बाद ये सेक्शन भी लगभग 140 के आसपास है, 97, 140, 97 और 112 कितने हो गए जोड़ के, 350 सेक्शन। तो ये 350 सेक्शन
अगले 80 दिन में आपको केवल वही पढ़ना है, क्योंकि आप 3 महीने इन तीनों सेक्शन बड़े एक्टों को पढ़ के जाओगे तो सिर्फ आपको रोज 1 घंटा दे के रिकॉल ही करना होगा। बाकी आपके पास 7-8 घंटे फ्री टाइम केवल इन 4 से लेकर और 11 तक के बेयर एक्टों को ही डील करना होगा। बहुत छोटे बेयर एक्ट हैं, कोई ज़्यादा मेनर वाली बात नहीं। जेजे एक्ट को हम बहुत ईजी भाषा में पढ़ेंगे, कोशिश करूंगा जेजे एक्ट में स्वयं पढ़ाऊं और इसको बहुत ईजी भाषा में पढ़ेंगे। जेजे एक्ट की लैंग्वेज खराब हो सकती है, अच्छी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, लर्न करेंगे और ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से भी दिक्कत नहीं आने देंगे और मेंस की पर्पज़ से भी नहीं आने देंगे। यहाँ थोड़ा बहुत एक टप लेवल का अगर कोई है तो आर्म्स एक्ट है, उसके अलावा कोई एक्ट इनमें से ज़्यादा टप लेवल का एक्ट नहीं है, बाकी सारे ईजी एक्ट है। आर्म्स एक्ट थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसमें वाक्य में दिक्कत आती है। तो तैयार हो अगले 3 महीने एक स्ट्रगल पीरियड को। यहाँ जो मेहनत करेगा उसको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ जो लापरवाही करेगा, प्री के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, वो मेंस में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो आदमियों का काम क्या होता है, कहीं भी यूट्यूब पे जाओ, किसी भी वीडियो के नीचे 4 गालियाँ देते रहो, ठीक है, कि वो सोचता है कि ये व्यक्ति आके अब मेहनत करा दे। मेहनत करने का एक समय होता है, उस समय आपने मेहनत की है तो आपके सही समय पे काम आती है। अभी आपके पास समय है 3 महीने मेहनत करने का, बट मेंस का जो स्ट्रगल पीरियड होगा वहाँ आपको, जैसे प्री देने के बाद मेंस में 5-6 महीने मिलेंगे, वहाँ आपको स्ट्रगल खुद से भी करना होगा, परिस्थितियों से भी करना होगा और साथ ही साथ आपको के साथ वो बच्चे भी होंगे जो आरजीएस मेंस दे के वहाँ पर साथ में स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो चीज़ों को समझो, समय से मेहनत कर लो, चीज़ों को कंप्लीट कर लो। हिंदी इंग्लिश को कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश के मेंस के अकॉर्डिंग भी कोई क्लासें हो सके तो आपके लिए कंडक्ट करवाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेंस के कोर्स मत लेना, हिंदी इंग्लिश को प्री के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। आरपीएससी राजस्थान बोर्ड की जो बुक आती है 9 से 12 रचना, प्रबोध और व्याकरण, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनाती है, 50-60% उसी के क्वेश्चन होते हैं। तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना कि हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 9 से 12 वाली बुक हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ लूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतनी सी चर्चा के लिए मैं आपसे जुड़ा था।